बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉई स्क्वायर टेस्टिंग। हमारे क्वांटिटेटिव मेथड का लास्ट चैप्टर है ये कॉई स्क्वायर टेस्टिंग। ये बिल्कुल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लोगों ने जिस तरह से की थी उसी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक एडिशनल टेस्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जी टेस्ट एंड टी टेस्ट अप्लाई किया था। आज के लेक्चर में हम लोग अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं कॉई स्क्वायर टेस्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन देखें। कॉई स्क्वायर टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमिन व्हेदर देयर इज अ significant difference between observed frequencies of results and the expected frequencies of result. It means that कि आप लोगों का एक क्यूएम का टेस्ट होने लगा और आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस की गई कि आप इस क्यूएम के टेस्ट में 70% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे जैसे ही आप टेस्ट देंगे और उनके मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। तो फिर हमने देखना है कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी उनमें और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को टेस्ट करना का स्क्वायर टेस्टिंग कहलाता है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड expected frequency. Observed frequencies means actual values and expected means एक किस्म की एस्टिमेटेड वैल्यूज। इनके दरमियान डिफरेंस को हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग के जरिए डिटरमिन किया करते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्टिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि काई स्क्वायर टेस्टिंग इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। इससे पहले जी टेस्ट टी टेस्ट सिमेट्रिकल होते थे, बेल शेप्ड कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, लेकिन काई स्क्वायर टेस्टिंग हमेशा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होती है। अब पॉजिटिवली सिक्योर्ड होने की वजह से इसकी जो रेंज है हमारे पास वो 0 टू इंफिनिटी है। ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं है, ये 0 टू इंफिनिटी है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है इसमें। और इसके अंदर जो रिजेक्शन रीजन होता है वो हमेशा अपर टेल, वन टेल, राइट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्टेंस रीजन होता है हमारे पास। काई स्क्वायर इज वन टेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर देखिए रिजेक्शन रीजन, राइट हैंड साइड सारा रिजेक्शन रीजन एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होते हैं। इसके अंदर दो किस्म की टाइप्स हैं। काई स्क्वायर टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है, कैलकुलेशंस वगैरह दोनों की सेम है, लेकिन थ्योरेटिकली आपने ये चीज याद रखनी है कि काई स्क्वायर टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं। एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और दूसरा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अब अगर इन दोनों की बात करें तो भाई गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट दोनों कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो कंपैरिजन करता है वो अमॉन्ग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन with the observed data from a sample। theoretical distribution की का कंपैरिजन होता रहता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, जबकि टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के अंदर एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन होता रहता है। एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन, अ टेस्ट व्हिच अलाउज द कंपैरिजन ऑफ two attributes in a sample of data to determine if there is any relationship between them। अब देखें, जैसा कि स्मोकिंग करना या ना करना एक किस्म का एट्रीब्यूट है। स्मोकिंग की वजह से आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपका वेट कम होता है, ज्यादा होता है। तो इस चीज को हम लोग टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की तरफ लेकर आएंगे कि स्मोकिंग करना एक किस्म का एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटी है, राइट। और इसके इफेक्ट्स, इनका कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों ने जो मैंने अंडरलाइन किया वरना सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन आ जाए तो गुडनेस ऑफ इट, एट्रीब्यूट्स का कंपैरिजन आ जाए तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं हम इनके हाइपोथेसिस की। अब जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया करते थे,
यहाँ पर भी कॉय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोगों ने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें हमारे पास हमेशा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो होता है, देखिए हम लोगों ने स्टार्ट में कॉय स्क्वायर में क्या पढ़ा था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस को डिटरमिन करना है हम लोगों ने, ऐसे ही है ना। तो बेटा तो आपको याद है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वलिटी की फॉर्म में होता है और ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होता है। तो अगर इक्वल टू की फॉर्म में है इट मींस दैट इक्वल टू की अगर फॉर्म में है नल हाइपोथेसिस, तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तभी तो इक्वल टू है। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑलराइट, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें ना हमेशा यही हाइपोथेसिस ही बनते रहती हैं। ये तीन किस्म के हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं, इन तीनों में से कोई सा एक हाइपोथेसिस बन रहा होगा। तो आपको फर्स्ट टाइप समझ आ गई है कि अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, तो उसका हमारे पास नल हाइपोथेसिस बनेगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि यहां पर हम लोग एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशंस को देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप। अभी हम लोगों ने बात की रिलेशनशिप के दरमियान एसोसिएशन, एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन हम लोगों ने देखनी होती है। अब ये चीज होती है कि क्या कोई एट्रीब्यूट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है या इंडिपेंडेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्मोकिंग और वेट का रिलेशनशिप, वेट ऑफ अ पर्सन, इसका रिलेशनशिप, क्या वेट ऑफ अ पर्सन स्मोकिंग के करने न करने के ऊपर असरअंदाज होता है या नहीं होता, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इस चीज को हम लोगों ने देखना होता है। तो अगर हम लोग बात करें ना नल हाइपोथेसिस की, तो हम लोग कह सकते हैं द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? और नॉट इंडिपेंडेंट या और डिपेंडेंट। ओके, तो दो एट्रीब्यूट्स या तो इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो नल हाइपोथेसिस में आपने लिखना है टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनमें क्या किसी किस्म का कोई रिलेशन होगा? क्या कोई एसोसिएशन पाई जाएगी उनके दरमियान? आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो क्या आपके उनके साथ कोई ताल्लुकात होते हैं? तो इसी चीज को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो इसका रिवर्सल क्या बन जाएगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट। तो एसोसिएशन है तभी तो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, हाइपोथेसिस हमेशा इन्हीं में से ही कोई ना कोई एक बनेंगे। अब क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए ना आपको बार बार हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे इससे पहले आप करते थे, क्योंकि इससे पहले आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता था वो डिपेंड कर रहा होता, उस पर डिपेंड कर रहा होता था रिजेक्शन रीजन। आज रिजेक्शन रीजन है ही राइट हैंड साइड पर। क्लियर? तो हमें ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को हाइपोथेसिस की समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक। सिर्फ एक ही इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है और ये काई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों ने कहा द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज, ऐसे ही था ना। तो यहां पर देखें कि हम लोगों ने एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनके डिफरेंस का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और फिर इस सारे का सम, वो हमारे पास कॉई स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बन जाएगी। क्या ये लिखा हुआ है सामने कि सम ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर divided by E. O stands for observed frequencies and E stands for expected frequencies. O stands for basically actual values. क्या आपके पास एक्चुअल वैल्यूज कौन सी हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है। कहां डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है? टी टेस्ट में और काई स्क्वायर टेस्टिंग में। और अगर वो काई स्क्वायर टेस्टिंग को डिवाइड कर दे कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, तो मतलब 3 में यूज होता है, टी टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? n-1। अगर टी टेस्ट है तो सिर्फ n-1। लेकिन अगर कॉई स्क्वायर टेस्टिंग है तो इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के 2 फार्मूला हैं, वो डिपेंड करते हैं डाटा की नेचर के ऊपर। कि अगर आप लोगों के पास डाटा सिंपल वैल्यूज की फॉर्म में है, अरे ऑफ डाटा मौजूद है, अरे ऑफ डाटा मौजूद है, तब n-1 करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप लोगों के पास टेबुलेशन की फॉर्म में डाटा मौजूद है, टेबल रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा गिवन है, तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने C-1 मल्टीप्लाइड बाय R-1। C stand for number of columns in table, -1 into R-1 number of rows in a table, -1। All right, तो n-1 आप लोगों ने यूज करना है अगर अरे ऑफ डाटा आप लोगों के पास मौजूद हो। और दूसरा है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फार्मूला C-1 R-1, और ये उस टाइम जब डाटा कॉन्टिजेंसी टेबल की फॉर्म में मौजूद हो। तो यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, C से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स एंड R से मुराद नंबर ऑफ रोज। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। आई होप कि आपको फार्मूला याद हो चुका है। अब चलते हैं इसके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। चैप्टर 15 कॉई स्क्वायर, ये आप लोगों के पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखें, कहते हैं द ग्रेड्स इन स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज वर एज फॉलोज, और वो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट distribution of grades is uniform at level of significance 5%, 0.05। अब अगर यहां पर देखें तो उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इज यूनिफॉर्म। अब यहां पर ना ये जो वैल्यूज गिवन होती है यह होती है हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। आपने इनका एक कॉलम बना लेना है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, और जो वैल्यूज गिवन हो आपने अपने पास लिख लेनी है। 14, 18, 32, 20 एंड 16, और इनका सम कर लेना है। अब देखिए इनका सम करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? राइट? अब आप लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट गिवन होता है, जैसा कि यहां पर क्या हिंट गिवन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से क्या मुराद है? जैसे आप लोगों को मालूम होगा स्कूल में जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या मतलब? कि जो आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए तमाम स्टूडेंट्स की एक जैसी होनी चाहिए, इसीलिए उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है कि भाई तमाम ग्रेड्स के आने के चांसेस इक्वल इक्वल हैं। ये तो एक्चुअल वैल्यूज है ना। एक्सपेक्टेशन क्या थी? इक्वलिटी के ऊपर। अब इक्वलिटी के लिए किस तरह से? आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का टोटल उठाना है, इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। टोटल कितना बन रहा है? 100 को 5 पे डिवाइड करें 20, तो हर किसी के लिए एक्सपेक्टेशन हमारी 20 की थी।
और ये देखो ये अब यूनिफॉर्म हो गई हैं। ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड करने का। आगे काई स्क्वायर फाइंड करने के मेथड सबके सेम है, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड करने के 3 मेथड हमारे पास आ जाते हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये इसकी प्रॉपर्टी आपने हमेशा याद रखनी है। अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा था, ओ माइनस ई। अब एक ही कॉलम के अंदर हम पूरा वो फार्मूला ही लिख लेंगे। बस ये नहीं है कि हम पहले ओ माइनस ई फाइंड करें, फिर उसका स्क्वायर फाइंड करें, फिर इसको डिवाइड करें, ऐसा नहीं है। ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ये इसका हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक था। और इन तमाम वैल्यूज का एंड पे जाके सम कर लेंगे। तो यही फार्मूला था, सम ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ऑलराइट। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। आप लोगों ने फ्रैक्शन की ऑन कर ली। यहां पर आप देखें ओ की वैल्यू अच्छा, अब ओ पहले आ जाए या ई पहले आ जाए फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि स्क्वायर है डिफरेंस का, तो वो पॉजिटिव ही हो जाना है। तो वैसे 14 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वैल्यू इज, तो आपने यहां पर 1.8 लिख दिया। फिर सेकंड वैल्यू के लिए देखें, सिर्फ इस 14 को 18 कर देना है, राइट। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। ये देखें 1/5 तो 0.2। जब यहां पे पहुंचे इस 18 को 32, ऐसा नहीं है कि बार बार आप फार्मूला पुट करते रहें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये 7.2। इसी तरह से 20 माइनस 20 0, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0। जब यहां पे पहुंचे तो 16 एंड आंसर इज 0 पॉइंट। अब इनका सम कर लेना है आप लोगों ने। तो जब इसका हम लोगों ने सम किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8 प्लस 0.2 प्लस 7.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, ये काई स्क्वायर की वैल्यू है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, लेकिन ये ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। आफ्टर कैलकुलेशंस आई है ना, तो इस वैल्यू को कहा जाता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। इसे क्या कहा जाता है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 10। अब चलते हैं डिसीजन की तरफ। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये हमेशा हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर ये वाला सारा इसका रिजेक्शन रीजन है। अब हमने इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहां पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारी बाउंड्री लाइन कौन सी है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये होती है काई स्क्वायर टैबुलेटेड। किसकी टेबल में से जाके देखो। उसके लिए आपको चाहिए एक तो इसका डिग्री ऑफ, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिस्क लेवल कितना, 5%। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखिए क्या डाटा टैबुलेशन की फॉर्म में है, नहीं। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अब इसके लिए अलग से टेबल मौजूद होता है, ये देखें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये देखो पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन 0 से इंफिनिटी तक। ऑलराइट। और ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन रीजन है। ये बात क्लियर है। अब यहां पर देखें 5% आपको कहां पे मिला,
ये रहा 5%। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था आपके पास, इसके सामने वैल्यू देखें 9.488। इट मींस दैट ये जो वैल्यू है ना वो 9.488, जबकि हमारे पास, और ये जो वैल्यू है इसे क्या कहा जाता है, काई स्क्वायर टैबुलेटेड। अब आपने काई स्क्वायर टैबुलेटेड का कंपैरिजन करना है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड के साथ। तो देखें कहां पे जा रही है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, रिजेक्शन रीजन में। रिजेक्शन रीजन में तो हम लोग क्या कहेंगे, एच नॉट इज रिजेक्टेड। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब एच नॉट क्या था, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, इक्वलिटी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहला हाइपोथेसिस यही था ना। तो मतलब ग्रेड्स की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, डिफरेंस नहीं है, तो मतलब यूनिफॉर्म है। ऑलराइट, तो ये आपके पास का स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। इतना सा है का स्क्वायर। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि एक मेथड तो ये हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का, तो दूसरा मेथड कौन सा है जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू सारी इक्वल थी। क्या हर सिचुएशन में ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको बताएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सेम डाटा है ए बी सी डी, नंबर ऑफ पर्सन, ये एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। लेकिन अब देखिए इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो उसने आपको परसेंटेजेस बता दी या रेशोज बता देगा। ये कहते हैं a market researcher believes that in a certain population the proportion of persons preferring brands A, B, C, D of toothpaste are, मतलब ब्रांड ए को प्रेफर करने वाले 30% लोग हैं, ब्रांड बी को प्रेफर करने वाले 60% लोग हैं, ब्रांड सी के लिए 8% और ब्रांड डी के लिए 2%। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का टोटल लेना है, उस टोटल को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ। जब टोटल को आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ब्रांड ए के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। जब बी के लिए 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास किस तरह से सॉल्व होना है, ये देखें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में हमारे पास आ जाएंगी 192। जो एक्चुअल वैल्यूज आप लोगों को गिवन होती हैं वो आप लोगों की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए आपने कोई डाटा में से देखना होता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही हैं, कि हमने इन एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से लेके चलना है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि या तो वो यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करके इक्वलिटी पे लेके आ जाता है, या अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी तो आपको उनकी रेशोज या परसेंटेजेस या प्रोपोर्शंस बता देगा। तो उन प्रोपोर्शंस के मुताबिक जाके हम लोग फाइंड कर लिया करेंगे। जैसे बी के लिए 3, 42, 44, 22। अब सबसे पहले आपने इनका टोटल कर लिया। अब देखें अगर ये 600 है तो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टोटल भी 600, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अब 600 का को जब आप लोगों ने 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 180। ब्रांड ए की एक्सपेक्टेशन 180 थी जबकि ऑब्जर्व्ड 192। ब्रांड बी के लिए 360, 48 एंड 12। अब इनका भी सेम करें तो 600 ही बनता है। ऑलराइट, अब आपने जाके फार्मूला पुट कर देना है। जब आपने फार्मूले में गए तो ये देखें 192 एंड 180 इनके दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये देखें 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180। क्या आपको ये बात समझ आ गई है?
डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तो यहां पर मैं 0.8 लिख दूंगा। नेक्स्ट वाली देखें, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 18, तो 12 की जगह पे चला जाएगा 18, 18 का स्क्वायर डिवाइड, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज है 360 इज इक्वल टू 0.9। इसी तरह आप यहां पर देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, 1/3 0.33। हाँ जी, 12 एंड 22 का डिफरेंस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 8.33। अब इनका सम कर लें। टेन पॉइंट थ्री सिक्स। अब ये क्या वैल्यू आ गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू स्क्वायर। अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें कितना है 3, और इसके लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखें 1%। टेबल में गए 1% देखें यहां पर मौजूद है, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 11.345 वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये जो chi स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू है, वो आपके पास कितनी आ गई 11.345, जबकि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 10.36। कौन से रीजन में जा रही है वैल्यू, एक्सेप्टेड, तो H नॉट इज एक्सेप्टेड। ऑलराइट, अब यहां पर H नॉट एक्सेप्ट किया हम लोगों ने। अब बेसिकली आपसे पूछा यही कुछ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए इसने क्या कहा, डू दीज डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द रिसर्चर्स बिलीफ। और रिसर्चर बिलीफ क्या था कि देखें, उसने कहा कि इस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आएंगे, मतलब कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा, तभी तो रिसर्चर बिलीफ एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमने कहा कि H नॉट इज एक्सेप्टेड। हमारे पास H नॉट क्या होता रहता है, H नॉट हमारे पास होता है there is no significance difference between observed and expected frequencies, right? तो मतलब H नॉट को ही एक्सेप्ट कर दिया। इट मींस दैट कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वलिटी में आना होता है ना, तो रिसर्चर का बिलीफ भी यही था। इट मींस दैट रिसर्चर बिलीफ इज ट्रू। जबकि अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें ना, तो हमने कहा था H नॉट इज रिजेक्टेड, H नॉट इज रिजेक्टेड, मतलब कि H नॉट रिजेक्टेड से मुराद है कि भाई उनके दरमियान डिफरेंस मौजूद है। देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इट मींस दैट कि उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स यूनिफॉर्म नहीं है। ऑलराइट, आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपको समझ आ गए होंगे। ये दो मेथड मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फाइंड करने के। लास्ट मेथड कि अगर डाटा टैबुलेशन की फॉर्म में हो तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को किस तरह से डिटरमिन करना है। ये लास्ट मेथड। पहला मेथड क्या, यूनिफॉर्म इक्वलिटी के ऊपर चले जाओ। दूसरा मेथड क्या, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, रेशियोज गिवन होंगी, तो हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे उन प्रोपोर्शंस के साथ, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आती जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज, अब देखिए यहां पर आपको ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कौन कौन सी 30, 45, 75, नेक्स्ट। अच्छा बेटा ये 75 इज नॉट इक्वल टू दिस 75। ऑलराइट, तो दोनों के लिए अलग अलग से आप लोगों ने कैलकुलेशंस भी करनी है और दोनों को अलग अलग से मेंशंस भी करने हैं।
इसी तरह से ये दो 45, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह ये 30, ये दोनों भी एक दूसरे की इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने इस 30 के लिए फाइंड की वही एक्सपेक्टेड वैल्यू इस 30 के लिए आ जाएगी, तो ये बात गलत है। डिफरेंट होती रहती है इनकी वैल्यूज हमारे पास। अब आप लोग देखें, यहां पर हमारे पास आ गया 30 और यहां पर हमारे पास आ गया 40। अब हमने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को डिटरमिन करना है। अब ये कैसे डिटरमिन होगी कि टेबुलेशन के लिए आपने अपनी टेबल्स के एक टोटल का कॉलम बना लेना है, टोटल की रो बना लेनी है। अब आपने इनके टोटल्स कर लेने हैं। जब हमने इनका टोटल किया तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। जी, अब इन कॉलम्स के टोटल्स करते जाएं। हाँ जी, एंड अब चाहे इन दोनों का टोटल करें या इन तीनों का टोटल करें, इनका ग्रैंड टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को कि जब भी टेबल्स की फॉर्म में हो तो हमने इस तरह से फाइंड करने हैं। अब जब आपने फाइंड करनी हो इस 30 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस 30 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इस 30 की रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय इस 30 के कॉलम का टोटल एंड डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। क्या इस 30 के लिए कैसे वैल्यू आ जाएगी, 150 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 352.5। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब जब आप इस 45 के लिए कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर क्या बनेगा, 150, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 75। शाबाश, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5। क्लियर। फिर अब इस 75 के लिए अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 60 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अब फिर से अब इस 75 की बात करें तो ये 60 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जी अब बनेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 105। तो जब यहां पर 105 किया तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 52 पॉइंट। ये क्लियर। यहां पर 37.5 एंड 60। ऑलराइट। अब आगे सारा मेथड सेम है जैसे इससे पहले आप कर रहे थे। अच्छा, आगे फार्मूलाज आप लोगों ने अप्लाई करके मुझे कॉई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बताएं, जल्दी करें। कॉई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू बताएं। अब इसकी वैल्यूज के लिए भी आप लोगों ने, अब यहां पर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। जब भी कॉई स्क्वायर का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा आपको ये वर्किंग्स करनी पड़ेगी। यहां पर आपने अपने पास फार्मूला लिख लिया। अब बेसिकली ये फार्मूला सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे पुट करके ना बस वहीं से वैल्यूज फाइंड करते जाया करें। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 52.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 52.5 इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 9.64। अच्छा, इसी तरह से अगर नेक्स्ट वैल्यू की हम लोग बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, 45 माइनस 37.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37.5 इज इक्वल टू 1.5। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3. इसी तरह यहां पर वैल्यू आएगी 9.64, यहां पर आ जाएगी 1.5 और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3.75। और जब आप इसको ऐड करेंगे 9.64 प्लस 1.5 प्लस
3.75 is equal to multiplied by 2 is equal 29.78। ये है आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू। ऑलराइट, ये बात क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं टैबुलेशंस की तरफ। सॉरी, काई स्क्वायर टैबुलेटेड की वैल्यू, तो वो कैसे आएगी? यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें। अब ये नहीं है 6 - 1 = 5, ये टैबुलेशन है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 3 - 1। नंबर ऑफ रोज 2 - 1। अब जब इसको सॉल्व किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया आपके पास? 2। इसको सॉल्व करके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। तो ये 5% और 2 5.991। तो हमारे पास बताएं क्या डिसीजन होना चाहिए? H0 रिजेक्टेड। ऑलराइट। अच्छा, क्या इन शॉर्ट हम ये कह दें कि भाई हमारे पास दो वैल्यूज हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड एंड काई स्क्वायर टैबुलेटेड। अगर मैं कहूं कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर हो जाए टैबुलेटेड के, तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन टेल रिजेक्शन रीजन है ना। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो आप लोगों ने H0 को रिजेक्ट कर देना है। और अगर ये कम हो जाती है, कम रहती है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टैबुलेटेड के, ऐसी सिचुएशन में H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? बेटा काई स्क्वायर यहां पर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है। अब चाहे आप लोग ना ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 4, 5, 6 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। ये टॉपिक जिस हद तक आपके पास आता है एग्जाम में, उससे ज्यादा हद तक आप लोग सीख चुके हैं। अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपने करनी है। वो एडजस्टमेंट होती रहती है सिर्फ उस टाइम पर जब आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2x2 हो। मतलब अभी जब जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कॉन्टिजेंसी टेबल का ऑर्डर क्या था? ऑर्डर से मुराद रोज इनटू कॉलम्स 2x3, 2x3 रोज इनटू कॉलम्स। लेकिन जब आपके पास ये कॉन्टिजेंसी टेबल का ऑर्डर 2x2 हो, 2 रोज 2 कॉलम्स, भाई बाकी सारा मेथड तो है बिल्कुल सेम। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का भी मेथड बिल्कुल सेम, सिर्फ फार्मूले में एक छोटी सी एडजस्टमेंट आती है। मतलब आपने अगर इनमें से सपोज हम कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सपोज ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया, इसका टोटल, हाँ जी, इसका टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 to 5। इसका टोटल, हाँ जी, ये और ये 150 और टोटल। अब देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 70, 55, 30, 95। टोटल कितना? 250। इसका भी टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लेकिन अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे आएंगे? हाँ जी, 70 के लिए 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 50। क्लियर? इस 55 के लिए अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। फिर इस 30 के लिए देखें 50 और 95 के लिए देखें तो 75। ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन अब यहां पर आकर जैसे ही आपने देखा कि कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2x2 है, तो आपको एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है। और वो एडजस्टमेंट है आपके पास कुछ इस तरह से, 2x2 contingency table, if data is presented into 2x2, 2 rows and 2 columns, contingency table. In this case, there is an adjustment made during the calculation of the chi-square value.
भाई वो जब कैलकुलेट आप लोग काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड करते हैं ना, तब आप लोगों ने एक एडजस्टमेंट करनी है ऑफ द डाटा एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ओ माइनस ई का स्क्वायर नहीं, मतलब जो आप लोगों के पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, उस डिफरेंस को आपने रिड्यूस कर लेना है 0.5 से, रिगार्डलेस ऑफ साइन। मतलब आपने ये नहीं देखना कि डिफरेंस -5 है, आपने उसको 5 कंसीडर करना है। मतलब आपने ये देखना है कि डिफरेंस कितने का है, नेगेटिविटी के बगैर। डिफरेंस आ गया ना सपोज 5 का, आपने उसको रिड्यूस करना है 0.5 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4.5 का जाके स्क्वायर लेना। और अगर डिफरेंस आ जाए -5 का, तो नेगेटिविटी को इग्नोर कर देना, तो 5 ही लेना, 4.5 का ही स्क्वायर जाएगा। मतलब ये ना हो कि -5 - 0.5 इज इक्वल टू -5.5, ये नहीं करना। आपने डिफरेंस को 0.5 से रिड्यूस करना है। इसी वजह से हम लोग इसके साथ मॉडुलस का साइन लगा देते हैं कि आपने नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो अब इसका देखिए फार्मूला क्या बन जाता है, देखिए सेम फार्मूला है, सिर्फ ओ माइनस ई के साथ मॉडुलस का साइन, ताकि आपने यहां से एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ही यही होता है कि ऑल वैल्यूज इन पॉजिटिव साइन। अच्छा, उसमें से माइनस करना है 0.5 और फिर जाके उसका स्क्वायर लेना है एंड डिवाइडेड बाय ई, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑल राइट, क्लियर? इस एडजस्टमेंट को कहा जाता है येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, और ये आपके पास एमसीक्यूज आता है, तो आपने ये वर्ड जरूर याद रखना है, काई स्क्वायर विद येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। अच्छा, एक और कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स की थी, उसको हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कहा था। और इसमें जो 0.5 रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, इसे येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कहा जाता है। ऑलराइट, क्या येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन इन्वॉल्व्स reducing all values of O minus E by 0.5 regardless of sign of O minus E। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि येट्स कॉन्टिन्यूटी करेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल पे अप्लाई होती है, इवन के 3x3 पर भी नहीं होती। क्लियर? मतलब आपने ये नहीं समझना कि स्क्वायर नहीं, सिर्फ 2x2 के ऊपर, और बाकी कोई भी ऑर्डर हो सेम जैसे हम लोग कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब चलते हैं, आई होप कि आपको फार्मूला समझ आ चुका है। अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में जो आप लोगों ने फार्मूला को डिजाइन करना है वो इस तरह से कि आपने ना ये नहीं देखना कि 70 - 50 आंसर 20 है या -20 है, बहरहाल यहाँ पर तो 20 है। आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 20 माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब यहां पर आपने इसका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, तो देखिए आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7.605। इसी तरह से यहां पर देखें, अब बजाहिर 55 - 75 इज इक्वल टू -20, लेकिन हम लोगों ने क्या लेना है, 20 माइनस 0.5 cos square and divided by 75, 5.07। अब यहां पर भी वही 20 के साथ करेंगे तो ये ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा 7.605, और इसके साथ आंसर आ जाएगा 5.07। इसको जाके हम लोग ऐड कर लेंगे, 5.07 प्लस 7.605 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25.35। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है कॉई स्क्वायर कैलकुलेटेड। अब अगर हम लोग बात करें इसकी
कॉई स्क्वायर टैबुलेटेड की, तो वो हमारे पास हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल का ऑर्डर हो तो ऐसी सिचुएशन में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो देखें 2 - 1 2 - 1 इज इक्वल टू 1, राइट राइट। अब यहां पर देखें क्या हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और 1 के लिए क्या वैल्यू आ रही है 3.841। हमारे पास क्या आ रही है तो एच नॉट रिजेक्टेड। ऑलराइट, हमारा कॉई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है और हमारा क्वांटिटेटिव मेथड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।